हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपने पॉलिटी की तीसरी क्लास कर रहे हैं और उसमें आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता और संसद। मतलब कि आज की वीडियो में हम लोग नागरिकता और संसद दोनों को डिस्कस करेंगे और उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस भी करेंगे, जो कि हमारे सभी मतलब कि इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण यह वीडियो है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर वॉच करिए क्योंकि यह आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ये सब जो क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप उस फाइल को डाउनलोड करिए और पूरी PDF फाइल पढ़िए और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और भी बेहतरीन बनाइए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं, जिसमें कि हमारा पहला टॉपिक है नागरिकता। इसमें हम नागरिकता से जुड़े प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसका राइट आंसर होगा हमारा भाग 20 में। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? इसका राइट आंसर होगा हमारा भारतीय संविधान में कुल मिला के 22 भाग हैं। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है, इसमें यह पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित सभी प्रावधान दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें यह पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भाग 21 में संविधान के अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान दिए गए हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 5 है। इसमें यह पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा चतुर्थ भाग में संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 6 है, इसमें यह पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का उल्लेख है? इसका राइट आंसर होगा भाग 9 के काम में नगर पालिकाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7 है। इसमें यह पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? इसका राइट आंसर होगा हमारा भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। प्रश्न नंबर 8 है, इसमें यह पूछा गया है कि संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा संघ और उसका राज क्षेत्र का संविधान के भाग 1 में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है। इसमें यह पूछा गया है कि भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है। इसमें यह पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? इसका राइट आंसर होगा भाग 3 में हमारे संविधान का मूल अधिकार का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है। इसमें यह पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? इसका राइट आंसर होगा भाग 2 और अध्याय 1 भारतीय संविधान के संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में है। प्रश्न नंबर 12 है। इसमें यह पूछा गया है कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? इसका राइट आंसर होगा संघीय कार्यपालिका की जो व्याख्या है वो भाग 5 में की गई है। अब अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13 है। इसमें यह पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 14 है। इसमें यह पूछा गया कि भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15 है। इसमें यह पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? मतलब कि अनुच्छेद 11 के तहत संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है अथवा उसमें संशोधन कर सकती है। प्रश्न नंबर 16 है। इसमें यह बताया गया है कि पूछा गया है कि नागरिक बनने के लिए क्या शर्तें आवश्यक हैं? इसका राइट आंसर होगा हमारा कि राज्य की सदस्यता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 17 है। इसमें यह पूछा गया है कि नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है या फिर समाप्त की जा सकती है? इसका राइट आंसर होगा
देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर नागरिकता को छीना जा सकता है, फिर नागरिकता का लोप हो सकता है, मतलब कि नागरिकता समाप्त की जा सकती है। प्रश्न नंबर हमारा 18 है। इसमें यह पूछा गया कि भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है, मतलब कि जो हमारे संविधान में इकहरी नागरिकता जो हमने अपनाई है वह किस देश के संविधान से प्रेरित होकर अपनाई है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन, मतलब कि इंग्लैंड के संविधान से हमने इकहरी नागरिकता का प्रावधान लिया है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 19 है। इसमें यह पूछा गया है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, मतलब कि इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 20 है। इसमें यह पूछा गया है कि भारत के नागरिकों को कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त है। इसका राइट आंसर होगा केवल एक ही प्रकार से नागरिकता प्राप्त है। प्रश्न नंबर हमारा 21 है, मतलब कि भारत में जो नागरिक हैं उनको केवल देश की ही नागरिकता प्राप्त है और देश के बाहर जो भी नागरिकता, मतलब कि कोई राज्य की नागरिकता नहीं है, केवल देश की ही नागरिकता प्राप्त है। तो भारत का जो नागरिक है उसको केवल देश ही की नागरिकता प्राप्त है, इस वजह से एक ही नागरिकता भारत के नागरिकों को प्राप्त है। प्रश्न नंबर हमारा 21 है। इसमें यह पूछा गया है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक वैश्विक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया। इसका राइट आंसर है वर्ष 1955 में। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 22 है। इसमें यह पूछा गया है कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर है। इसका राइट आंसर होगा 1955 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार चर्चा की गई है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23 है। इसमें यह पूछा गया है कि कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसका राइट आंसर होगा 7 वर्षों तक अगर हम लोग देश से बाहर रहते हैं तो हमारी नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न अब प्रश्न नंबर 24 है। इसमें यह पूछा गया कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है फिर करता है। इसका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान जो है वह एकल नागरिकता मतलब कि हमको प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 25 है। इसमें यह पूछा गया कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 11 के तहत संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 26। इसमें यह बताया गया है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। इसका राइट आंसर होगा भारतीय बैंक में धन जमा करके, मतलब कि जो भी भारतीय बैंक होंगे, इंडियन बैंक होंगे, उनमें अगर अब कोई विदेशी अगर पैसा जमा करता है तो उससे वह नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रश्न नंबर 27 है। इसमें यह पूछा गया कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। जैसे कि हमारे जो हमारी भारतीय महिला होंगी उनके पति अगर विदेशी होंगे तो जो उनका लड़का होगा वह एंग्लो इंडियन कहलाएगा। एंग्लो इंडियन हम उनको कहते हैं जिनकी मम्मी मतलब कि मदर भारतीय हो और जो पिता हैं वो विदेशी हों, तो उसको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। प्रश्न नंबर अब हमारा 28 है। इसमें यह पूछा गया है कि नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य की सदस्यता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर अब 29 है। इसमें यह पूछा गया है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 6 में यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत आता है तो नागरिकता उसको तुरंत नहीं मिल जाती, कुछ शर्तें होती हैं जो कि उसको लागू मतलब कि उसको पालन करना पड़ता है, तभी जो नागरिक पाकिस्तान से आया है भारत में नागरिकता लेने के लिए तभी वो पात्र होगा भारत की नागरिकता के लिए, जब वो कुछ खास कर शर्तें पूरी करता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 30 है। इसमें यह पूछा गया है कि नागरिकता की लोप होने का एक नियम क्या है। इसका राइट आंसर होगा देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। प्रश्न नंबर 31 है। इसमें यह पूछा गया कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। एक कारण हो सकता है। इसका राइट आंसर है एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, मतलब दूसरे राज्य मतलब कि दूसरे देश की अगर नागरिकता अगर कोई हमारा भारतीय नागरिक ले लेता है तो उसकी जो नागरिकता भारत की नागरिकता है वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है और तब वह भारत का नागरिक ना रहकर विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है। प्रश्न नंबर 32 है।
इसमें यह पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। इसका राइट आंसर होगा संपत्ति स्वामित्व, जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमें बताया कि बैंक में अगर हम पैसे जमा करते हैं भारतीय बैंक में तो हम भारत के नागरिक उसमें नहीं माने जाएंगे। हमें नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुछ खास शर्तें को पूरा करना पड़ता है। प्रश्न नंबर अब 33 है। इसमें यह पूछा गया कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। इसका राइट आंसर होगा 1955 की नागरिकता कानून में नागरिकता प्राप्त करने व खोने का विस्तार चर्चा की गई है। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है। इसमें यह पूछा गया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, मतलब कि हमें नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 बताना है कि उसमें क्या था। इसका राइट आंसर होगा भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। मतलब कि अगर जो बच्चा बाहर विदेश में पैदा हो रहा है, अगर उसकी भारतीय मतलब कि उसकी माँ अगर भारतीय है तो विदेश में पैदा होने वाला बच्चा अपने आप ही भारतीय नागरिकता उसको प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है अब हमारा प्रश्न नंबर 35 है। इसमें यह पूछा गया है कि ऐसी सभी व्यक्ति या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किए हों उनकी जन्मदाता भारतीय नागरिक समझा जाएगा। मतलब कि अगर 26 जनवरी 1950 के बाद अगर किसी व्यक्ति ने भारत की भूमि में जन्म लिया है तो वह स्वतः ही भारत का नागरिक माना जाएगा। उसको नागरिकता प्राप्त करने की कोई भी शर्तें पूरी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 36 है। इसमें यह पूछा गया कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हैं। इसका राइट आंसर होगा 1949 में भारतीय संविधान में जो नागरिकता के प्रावधान थे यह लागू कर दिए गए थे। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 37 है। इसमें यह पूछा गया है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया। इसका राइट आंसर होगा ये हमारा नागरिकता अधिनियम या फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में बनाया गया। प्रश्न नंबर 38 है। इसमें यह पूछा गया है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई। तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड से एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 है। इसमें यह पूछा गया कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। मतलब जो हमारा भारत में रहने वाला जो विदेशी नागरिक होगा वह किस चीज़ की मांग नहीं कर सकता। इसका राइट आंसर होगा व्यापक और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार की मांग नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर अब 40 है। इसमें यह पूछा गया कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। मतलब कि किस देश में हमारी दोहरी नागरिकता का मतलब ये होता है कि उसके पास देश की नागरिकता भी है और जिस राज्य में वो रह रहा है उसकी नागरिकता भी उसके पास होती है। यही मतलब होता है दोहरी नागरिकता का। तो यह प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब कि USA अमेरिका में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 है। इसका राइट मतलब कि इसमें पूछा गया है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा संसद। अगला प्रश्न है अब हम लोग नागरिकता को पूरी तरह पढ़ चुके हैं और जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नागरिकता से बन सकते थे फ्रेंड्स वह मैंने आपको बता दिया जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अब हम लोग अपने दूसरे टॉपिक संसद की ओर बढ़ते हैं। ये भी सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि पूछे जा चुके हैं और आने वाले आगे भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसकी भी मतलब पूरे कंप्लीट वीडियो की जो PDF फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो PDF फाइल को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़िए। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं और आप भी जब वीडियो को देखिएगा तब बिना स्किप किए वर्ड टू वर्ड पढ़िएगा ताकि आपको और अच्छे से ज़्यादा समझ में आए। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग संसद पढ़ेंगे जिसमें कि हमारा पहला प्रश्न है भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा संसद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 है। इसमें यह पूछा गया कि भारतीय संसद के कितने सदन है। इसका राइट आंसर होगा भारतीय संसद के 3 सदन है जिसमें कि हमारा लोकसभा होता है, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति होता है। इन तीनों अंगों के मिलने से ही भारतीय संसद पूर्ण होती है। मतलब कि इन्हीं तीनों को मेल को संसद कहा जाता है। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है। इसमें यह पूछा गया है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा को संसद के प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है। इसमें यह पूछा गया है कि संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन होता है।
प्रश्न नंबर 5 है, इसमें यह पूछा गया है कि संसद का स्थायी सदन कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा संसद का जो स्थायी सदन है वो हमारा राज्यसभा होता है या फिर होती है। प्रश्न नंबर 6 है, इसमें यह पूछा गया कि भारतीय संसद बनती है, जो फ्रेंड्स मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि भारतीय संसद हमारी लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा मिलके बनती है। प्रश्न नंबर 7 है, इसमें यह पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 105। प्रश्न नंबर अब अगला है, प्रश्न नंबर अब 8वां है, इसमें यह पूछा गया कि भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग हैं, इसमें से एक अंग है हमारा लोकसभा, दूसरा अंग है हमारा राज्यसभा, जबकि हमें तीसरा अंग बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति हमारा तीसरा अंग होता है संसद का। प्रश्न नंबर अब अगला है, प्रश्न नंबर 9वां है, इसमें यह पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 79 संसद का प्रावधान करता है और संसद का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 79 में ही दिया गया है। प्रश्न नंबर हमारा 10वां है, इसमें यह पूछा गया है कि संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा, मतलब कि जो हमारा संसद का निम्न सदन होता है उसको हम लोकसभा कहते हैं और जो हमारा संसद का उच्च सदन होता है उसको हम लोग राज्यसभा कहते हैं। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 11, इसमें यह पूछा गया कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति हमारे सक्षम है, जब प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति हमारे लोकसभा को भंग कर देते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, इसमें यह पूछा गया संसद के कितने सत्र होते हैं। इसका राइट आंसर होगा संसद के हमारे 3 सत्र होते हैं, जिनमें कि हमारा पहला सत्र बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा सत्र हमारा शीतकालीन सत्र होते हैं। तो यह संसद के 3 सत्र होते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 13वां है, इसमें यह पूछा गया कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है। इसका राइट आंसर होगा संसद के जो 2 क्रमिक अधिवेशन है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उनके बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। यह हमारे संविधान में अंकित है। प्रश्न नंबर 14 है, इसमें यह पूछा गया कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। इसका राइट आंसर होगा साधारण विधेयक के संबंध में। जो दोनों सदन होते हैं हमारे लोकसभा और राज्यसभा, वह साधारण विधेयक के संबंध में ही संयुक्त बैठक करते हैं, अन्यथा किसी विषय में संयुक्त बैठक नहीं होती है। और ये संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो हमारा लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है और लोकसभा की कार्रवाई के जैसे ही यह जो संयुक्त बैठक है वही उसी पे आधारित होती है और उसी के अनुसार चलती है। प्रश्न नंबर 15 है, इसमें यह पूछा गया कि भारत के नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई। तो इसका राइट आंसर होगा 10 दिसंबर 2020 को। फ्रेंड्स, हम लोग प्रश्न नंबर 15 से अब नया संसद भवन, मतलब कि जो हमारा नया संसद भवन बन रहा है या फिर बन चुका है, उसमें हम उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर अब 16 है, इसमें यह पूछा गया कि नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई। इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में। अब प्रश्न नंबर हमारा 17 है, इसमें यह पूछा गया कि नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की आधारशिला को रखा है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18, इसमें यह प्रश्न है हमारा कि नए संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया। इसका राइट आंसर है हसमुख पटेल ने नए संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया। प्रश्न नंबर 19 है, इसमें यह पूछा गया कि भारत का नया संसद भवन कितने क्षेत्र में फैला होगा या फिर फैला हुआ है। इसका राइट आंसर होगा 64,500 वर्ग किलोमीटर में भारत का नया संसद भवन फैला है। प्रश्न नंबर हमारा 20 है, इसमें यह पूछा गया कि भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत भारत के नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा। अब प्रश्न नंबर हमारा 21 है, इसमें यह पूछा गया कि भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने भारत के नए संसद भवन का निर्माण करने के लिए का मतलब जो होता है वो प्रोजेक्ट लिया है, मतलब कि ठेका लिया है। प्रश्न नंबर अब
22 है, इसमें यह पूछा गया कि नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्य के बैठने की व्यवस्था होगी। इसका राइट आंसर होगा हमारा 386। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर अब 23 है, इसमें यह पूछा गया कि भारत के नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकेंगे। इसका राइट आंसर होगा 1224 लोग जब मतलब कि संयुक्त सत्र होगा तब कुल मिला के बैठ सकेंगे। अगला प्रश्न है, अब हमारा प्रश्न नंबर 24 है, इसमें यह पूछा गया है कि नए संसद भवन का उद्घाटन भारत की आज़ादी के कितने वर्ष बाद किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 75 वर्षों बाद, मतलब कि भारत की आज़ादी के 75 वर्ष बाद हम नए संसद भवन का उद्घाटन मतलब कि बनाया जा रहा है। और जो हमारा वर्तमान में जो संसद भवन है यह अंग्रेज़ों के ज़माने का संसद भवन है, जो कि अब उसको बदला जा रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 25 है, इसमें यह पूछा गया है कि नए संसद भवन के निर्माण में कुल कितने रुपए का खर्च आएगा। इसका राइट आंसर है 971 करोड़ रुपए का कुल खर्च आएगा नए संसद भवन के निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 26 है, इसमें यह पूछा गया है कि भारत में नए संसद भवन का आकार कैसा है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत के जो नए संसद भवन का आकार है वह त्रिभुजाकार मतलब कि ट्रायंगल रूप में है। प्रश्न नंबर 27 है, इसमें यह पूछा गया कि पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर है लॉर्ड इरविन के द्वारा पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। प्रश्न नंबर अब अगला है, प्रश्न नंबर हमारा 28 है, इसमें यह पूछा गया है कि सांसदों के वेतन का निर्माण मतलब कि सांसद के जो वेतन है उसका जो निर्णय लिया जाता है वह कौन लेता है। तो इसका राइट आंसर संसद लेती है। प्रश्न नंबर 29 है, इसमें यह पूछा गया कि वर्तमान में लोकसभा में सदस्य की संख्या कितनी है या फिर कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 545 सदस्य वर्तमान में लोकसभा में हैं। प्रश्न नंबर 30 है, इसमें यह पूछा गया कि वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर होगा वर्तमान में जो राज्यसभा में सदस्य हैं वह 245 सदस्य हैं। अब प्रश्न नंबर हमारा अगला है, प्रश्न नंबर 31 है, इसमें यह पूछा गया है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो इसका राइट आंसर होगा जो हमने संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है वह हमने ब्रिटेन से ली है। अब हमारा अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 32 है, इसमें यह पूछा गया है कि पुराने संसद भवनों या फिर भवन के निर्माण में कुल कितने रुपए का खर्च आया था। इसका राइट आंसर है हमारे 83 लाख रुपए का खर्च आया था, लेकिन जो हमारा वर्तमान में संसद भवन बन रहा है उसमें तो करोड़ों का खर्च आ रहा है, लगभग 1000 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। प्रश्न नंबर अब 33 है, इसमें यह पूछा गया कि संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 34 है, इसमें यह पूछा गया कि पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी। इसका राइट आंसर है सन 1921 में पुराने संसद भवन की नींव रखी गई थी। प्रश्न नंबर 35 है, इसमें यह पूछा गया कि पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 28 जनवरी 1927 में पुराने संसद भवन का जो कहते हैं उद्घाटन किया गया था। प्रश्न नंबर 36 है, इसमें यह पूछा गया कि अस्थायी संसद भारत में कब तक रही। तो इसका राइट आंसर होगा 17 अप्रैल 1952 तक अस्थायी संसद भारत में रही। प्रश्न नंबर 37 है, इसमें यह पूछा गया कि संविधान लागू होने के बाद प्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ। इसका राइट आंसर है 1989 में प्रथम त्रिशंकु संसद का गठन किया गया। प्रश्न नंबर 38 है, इसमें पूछा गया कि संसद का उच्च सदन कौन होता है। इसका राइट आंसर है राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। प्रश्न नंबर अब हमारा 39 है, इसमें यह पूछा गया है कि संसद का निम्न सदन कौन होता है। इसका राइट आंसर है संसद का निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, इसमें पूछा गया है कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार अन्य किस नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर है संसदीय प्रणाली वाली जो सरकार है उसको अन्य नाम से हम लोग संघीय सरकार कहते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, इसमें यह पूछा गया कि 1971 की जनगणना के अनुसार लोकसभा में सीटों का आवंटन किस वर्ष तक यथावत मतलब कि जो है वही रहेगा। तो 2026 तक रहेगा। प्रश्न नंबर अब हमारा अगला है 42 है, इसमें यह पूछा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है अविश्वास प्रस्ताव जो है वह लोकसभा में लाया जाता है। प्रश्न नंबर अब 43 है, इसमें पूछा गया है कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा
अस्थायी जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनको हम प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 44 है। इसमें यह पूछा गया कि कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? इसका राइट आंसर होगा 2 महीने या फिर 60 दिन तक। अगर कोई व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य है वह अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 45 है। इसमें यह पूछा गया कि मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? इसका राइट आंसर है 500 या फिर 500। मूल संविधान में जो लोकसभा के सदस्य थे उनकी संख्या निर्धारित की गई थी। प्रश्न नंबर 46 है। इसमें पूछा गया कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर है 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में अब 550 हो गई है, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो राष्ट्रपति 2 लोकसभा सदस्य को एंग्लो इंडियन जिनको कहते थे वो मनोनीत करते थे सदन में, वह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। प्रश्न नंबर 47 है। इसमें यह पूछा गया कि 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? इसका राइट आंसर है 545। प्रश्न नंबर अब हमारा 48 है। इसमें यह पूछा गया कि कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? इसका राइट आंसर है हमारा लोकसभा। प्रश्न नंबर अब 49 है। इसमें यह पूछा गया कि भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व लोकसभा करती है। प्रश्न नंबर 50 है। इसमें पूछा गया कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? इसका राइट आंसर है 2, लेकिन अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। जैसे कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति अब लोकसभा में एक भी सदस्य मनोनीत नहीं कर सकते हैं। उनकी यह जो मनोनीत करने की शक्ति थी उसको छीन लिया गया है। प्रश्न नंबर अब 51 है। इसमें पूछा गया कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों जो कि आंग्ल भारतीय होते थे उनको मनोनीत करते थे। प्रश्न नंबर 52 है। इसमें यह पूछा गया है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति के पास है। प्रश्न नंबर 53 है। इसमें यह पूछा गया कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? इसका राइट आंसर है जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटों का आवंटन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54 है। इसमें पूछा गया कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। इसका राइट आंसर है 1971 की जनगणना पर या फिर जनगणना के आधार पर वर्तमान में जो लोकसभा में प्रत्येक राज्य की जो सीटें हैं उसका आवंटन किया गया है। प्रश्न नंबर अब हमारा 55 है। इसमें ये पूछा गया कि वर्तमान में लोकसभा सदस्य की प्रभावी संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 545। प्रश्न नंबर हमारा 56 है। इसमें यह पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है, और अनुच्छेद 331 में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय जो होते थे उनको मनोनयन लोकसभा में करते थे। अब हमारा अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 57 है। इसमें यह पूछा गया है कि लोकसभा में राज्यभार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? इसका राइट आंसर है वर्ष 2026 तक। प्रश्न नंबर अब हमारा 58 है। इसमें यह पूछा गया है कि कौन सी लोकसभा के चुनाव 9वें चरण में संपन्न हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा 16वीं जो हमारी लोकसभा थी इसका चुनाव 9वें चरण में संपन्न हुए हैं। प्रश्न नंबर 59 है। इसमें यह पूछा गया है कि लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 है। इसमें ये पूछा गया है कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के लिए जो प्रथम आम चुनाव थे वह 1952 में हुए थे। प्रश्न नंबर अब 61 है। इसमें पूछा गया है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, मतलब कि सीधे जनता द्वारा लोकसभा में जो केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि होते हैं वह चुने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 62 है। इसमें यह पूछा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव के 2 सदस्यों को
किसका प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा एंग्लो इंडियन। प्रश्न नंबर हमारा 63 है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? इसका राइट आंसर है 7वां तथा 21वां संवैधानिक संशोधन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64 है। इसमें पूछा गया है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा 25 वर्ष। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति की अगर 25 वर्ष आयु है तो वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65 है। इसमें पूछा गया है कि किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश का, जिसमें कि लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं संसद में। प्रश्न नंबर हमारा 66 है। इसमें पूछा गया है कि झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 14 संख्या है। मतलब कि 14 झारखंड क्षेत्र में लोकसभा की सीटें हैं। प्रश्न नंबर हमारा 67 है। इसमें यह पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर होगा पहले तो हमारे लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व जो है वो उत्तर प्रदेश का है, मतलब कि हमारे यूपी का है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र का है और फिर अगर उसके बाद देखें तो बिहार का है। प्रश्न नंबर 62 है। इसमें यह पूछा गया है कि वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का। प्रश्न नंबर 69 है। इसमें यह पूछा गया है कि बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा बिहार में जो कुल लोकसभा की सीटें हैं की संख्या है वह 40 है। प्रश्न नंबर 70 है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, अपने 80 प्रतिनिधियों को लोकसभा में भेजता है, जो कि बाकी सभी राज्यों का भारत में सबसे अधिक संख्या में उत्तर प्रदेश ही लोकसभा में अपने 80 सदस्य को भेजता है। प्रश्न नंबर 71 है। इसमें यह पूछा गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य में जो लोकसभा के कुल मिला के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनकी संख्या 11 है। प्रश्न नंबर 72 है। इसमें पूछा गया है कि लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली व संघ शासित प्रदेश, मतलब कि हमारी यूनियन टेरिटरी है जिसमें सबसे ज़्यादा लोकसभा के निर्वाचित मतलब कि सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। बाकी सभी यूनियन टेरिटरी मतलब कि संघ शासित क्षेत्रों के मुकाबले। प्रश्न नंबर हमारा 73 है। इसमें पूछा गया है कि संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजती है या फिर भेजता है? इसका राइट आंसर होगा 7। तो मोटा मोटा अगर देखें तो यह पूछा गया है कि दिल्ली में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 7। प्रश्न नंबर 74 है। इसमें पूछा गया कि लोकसभा में कोरम, जिसको गणपूर्ति बोलते हैं, पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है? तो इसका राइट आंसर होगा जो कुल सदस्य होंगे उनका 1/10 भाग लोकसभा में कोरम या फिर गणपूर्ति पूरा करने के लिए ज़रूरत होती है। प्रश्न नंबर 75 है। इसमें पूछा गया है कि लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तब लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है, एक वर्ष करके कई बार। प्रश्न नंबर अब हमारा 76 है। इसमें यह पूछा गया कि लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा का जो सामान्यतः कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 77 है। इसमें पूछा गया है कि लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 महीने। मतलब कि अगर 60 दिन कोई भी लोकसभा का सदस्य अपने बिना अनुमति के मतलब कि सदन से अनुपस्थित है तो उसकी जो सदस्यता है लोकसभा की वह समाप्त कर दी जाएगी। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78 है। इसमें पूछा गया है कि संसद सदस्यों की प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपये प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है 50,000। जो संसद के सदस्य होते हैं उनके वेतन 50,000 उनको दिया जाता है प्रति माह, मतलब कि प्रति महीने। अब हमारा प्रश्न नंबर 79 है। इसमें पूछा गया है कि लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? इसका राइट आंसर है हमारा लोकसभा अध्यक्ष को। जो लोकसभा सदस्य होते हैं अपना त्यागपत्र सौंपते हैं।
प्रश्न नंबर 80 है, इसमें पूछा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। इसका राइट आंसर है लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 81 है, इसमें पूछा गया कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष, जिसको कि हम लोग प्रोटेम स्पीकर भी बोलते हैं, को कौन नियुक्त करता है। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 82 है, इसमें यह पूछा गया कि सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 83 है, इसमें पूछा गया कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। इसका राइट आंसर है लोकसभा का जो विघटन है वह हमारे राष्ट्रपति कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 84 है, इसमें पूछा गया कि आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है। इसका राइट आंसर होगा 1 वर्ष के लिए आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। प्रश्न नंबर 85 है, इसमें यह पूछा गया कि लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसका राइट आंसर है संसद द्वारा पारित अधिनियम से लोकसभा की जो सामान्य अवधि है उसको बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न नंबर हमारा 86 है, इसमें यह पूछा गया है कि किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जो हमारा वित्त विधेयक है इसको सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, और जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही किसी भी जो मतलब कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो फैसला करते हैं वह लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। तो हमारा जो वित्त विधेयक है यह पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 87 है, इसमें यह पूछा गया है कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा हमारे 20 तारांकिक प्रश्न लोकसभा में अधिकतम एक दिन में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 88 है, इसमें यह पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है हमारा लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। प्रश्न नंबर अब हमारा 89 है, इसमें यह पूछा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। इसका राइट आंसर है अविश्वास प्रस्ताव जो है वह केवल लोकसभा में लाया जाता है। प्रश्न नंबर 90 है, इसमें यह पूछा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपस्थित है। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 330 में दिया गया है। लोकसभा में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण है वो उसका प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर हमारा 91 है, इसमें यह पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है लोकसभा में पेश किया जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 92 है, इसमें यह पूछा गया कि बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है। इसका राइट आंसर है बजट पहले लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। प्रश्न नंबर 93 है, इसमें पूछा गया कि किस लोकसभा ने 5 वर्ष से अधिक की अवधि तक कार्य किया है। इसका राइट आंसर है 5वीं लोकसभा कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। इस वजह से लोकसभा में 5 वर्ष से जो अधिक लोकसभा कार्य की है वह हमारी 5वीं लोकसभा है। प्रश्न नंबर हमारा 94 है, इसमें पूछा गया है कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है। इसका राइट आंसर है हमारा मध्य प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे मध्य प्रदेश ही निर्वाचित करता है। प्रश्न नंबर 95, इसमें यह पूछा गया कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं। इसका राइट आंसर होगा जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों के सीटों का आवंटन किया गया है। प्रश्न नंबर हमारा 96 है, इसमें यह पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा मतलब कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97, इसमें पूछा गया कि संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा 25 वर्ष। प्रश्न नंबर हमारे 98 है, इसमें पूछा गया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होना होता है। इसका राइट आंसर है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से।
प्रश्न नंबर हमारा 99, इसमें यह पूछा गया है कि शून्यकाल का क्या अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा शून्यकाल का अर्थ होता है जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तो उसको हम शून्यकाल कहते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 100 है, इसमें पूछा गया कि राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है। इसका राइट आंसर होगा संविधान संशोधन करने के विषय में जो हमारे राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ हैं। प्रश्न नंबर अब 101 है। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101 है, इसमें यह पूछा गया कि लोकसभा का नेता कौन होता है। इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री हमारा लोकसभा का नेता होता है। प्रश्न नंबर अब 102 है, इसमें यह पूछा गया कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। इसका राइट आंसर है केवल लोकसभा में कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। प्रश्न नंबर अब 103 है। अब अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन किया जाता है। प्रश्न नंबर अब 104 है, इसमें यह पूछा गया है कि जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं। इसका राइट आंसर है विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105 है, इसमें यह पूछा गया है कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। इसका राइट आंसर है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। प्रश्न नंबर अब 106 है, इसमें यह पूछा गया कि कौन संसद का स्थायी सदन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा राज्यसभा को कहते हैं। प्रश्न नंबर 107 है, इसमें यह पूछा गया कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जाता है, मतलब कि इसको किसी प्रकार से भंग नहीं किया जाता। प्रश्न नंबर अब 108 है, इसमें यह पूछा गया है कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। इसका राइट आंसर होगा 250। प्रश्न नंबर 109 है, इसमें यह पूछा गया कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 110 है, इसमें यह पूछा गया कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। इसका राइट आंसर है 30 वर्ष। प्रश्न नंबर अब 111 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर है राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 6 वर्षों का होता है। प्रश्न नंबर अब 112 है, इसमें यह पूछा गया कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। इसका राइट आंसर है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। प्रश्न नंबर अब 113 है, इसमें यह पूछा गया है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर होगा राज्य की जनसंख्या पर। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 114, इसमें यह पूछा गया है कि राज्यसभा में गणपूर्ति या फिर कोरम के लिए निर्धारित संख्या क्या है। इसका राइट आंसर है 25। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115 है, इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। इसका राइट आंसर है राज्यसभा को भंग करने का जो अधिकार है वह किसी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर अब 116 है, इसमें यह पूछा गया कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 117 है, इसमें पूछा गया कि वह कौन सा सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा, और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 118, इसमें पूछा गया कि क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा नहीं, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वह हमारे लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और प्रश्न नंबर 119 यह है कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है। इसका राइट आंसर है निर्वाचन आयोग। प्रश्न नंबर 120 है, इसमें पूछा गया कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। इसका राइट आंसर होगा वी.एस. रमा देवी। प्रश्न नंबर 121 है, इसमें पूछा गया कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ। इसका राइट आंसर होगा 3 अप्रैल 1952 को। प्रश्न नंबर 122 है, इसमें पूछा गया कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। इसका राइट आंसर है 13 मई 1952 को। प्रश्न नंबर 123 है, इसमें पूछा गया कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। इसका राइट आंसर होगा राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। प्रश्न नंबर अब 124 है, इसमें पूछा गया कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर अब 125 है, इसमें पूछा गया कि राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर अब 126 है,
इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा द्वारा राज्यसभा के लिए मतलब राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्र में से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 127 है, इसमें पूछा गया है कि संसद सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वीराज कपूर। वह सर्वप्रथम फिल्म अभिनेता थे जिनको राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था। प्रश्न नंबर 128 इसमें पूछा गया कि राज्यसभा के लिए नामित फिल्म अभिनेत्री कौन थी? इसका राइट आंसर होगा नरगिस दत्त। प्रश्न नंबर 129 है, इसमें पूछा गया कि संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? इसका राइट आंसर है 6 महीना। प्रश्न नंबर 130 है, इसमें यह पूछा गया है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संसद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 131 है, इसमें पूछा गया है कि किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है स्थगन प्रस्ताव। प्रश्न नंबर 132 है, इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 133 है, इसमें पूछा गया कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका राइट आंसर है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है जो राज्यसभा का सभापति होता है। प्रश्न नंबर हमारा 134 है, इसमें पूछा गया है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन। प्रश्न नंबर हमारा 135 है, इसमें पूछा गया कि केंद्र में राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा कौन सी है? इसका राइट आंसर है राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा जो है वो राज्य का प्रतिनिधित्व करती है और जो लोकसभा होती है वो हमारी जनता का प्रतिनिधित्व करती है। प्रश्न नंबर 136 है, इसमें यह पूछा गया है कि संसद का स्थायी एवं उच्च सदन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा हमारी स्थायी सदन और एवं संसद का उच्च सदन भी है। प्रश्न नंबर 137 है, इसमें पूछा गया कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर है आयरलैंड। प्रश्न नंबर 138 है, इसमें पूछा गया कि राज्यसभा के प्रति कौन उत्तरदायी नहीं है? इसका राइट आंसर है मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी या फिर उत्तरदायित्व होती है। प्रश्न नंबर 140 में पूछा गया कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। प्रश्न नंबर 141 है, इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अप्रैल 1954। प्रश्न नंबर 142 है, इसमें पूछा गया कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर होगा 250। प्रश्न नंबर 143 है, इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? जो निर्वाचित सदस्य होते हैं 250 तो कुल सदस्य हैं राज्यसभा में, लेकिन अगर पूछे कि राज्यसभा में निर्वाचित संख्या कितनी है तो इसका राइट आंसर होगा 238। प्रश्न नंबर हमारा 145 है, इसमें पूछा गया कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। इसका राइट आंसर होगा राज्यों का तथा संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। प्रश्न नंबर 146 है, इसमें पूछा गया कि जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा में नहीं होती है उसका प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा। प्रश्न नंबर हमारा 147 है, इसमें यह पूछा गया है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर है राज्य की जनसंख्या पे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। इसका राइट आंसर है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 149 है, इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर अब 150 है, इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर
राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद तमिलनाडु। लेकिन लोकसभा में जो थी वह थी सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। लेकिन राज्यसभा में बिहार की जगह तमिलनाडु बस आ जाता है, बाकी दो सेम रहते हैं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 151 है, इसमें पूछा गया है कि किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? इसका राइट आंसर है दिल्ली एवं पुदुचेरी। प्रश्न नंबर हमारा 152 है, इसमें पूछा गया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? इसका राइट आंसर है 3। प्रश्न नंबर 153 है, इसमें यह पूछा गया कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? इसका राइट आंसर है 11। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 154 है, इसमें पूछा गया कि किन राज्यों की राज्यसभा सीटें मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीटों के बराबर हैं? इसका राइट आंसर है गुजरात, तथा आंध्र प्रदेश की जो राज्यसभा की सीटें हैं वह मध्य प्रदेश की राज्यसभा की सीटों के बराबर हैं। प्रश्न नंबर 155 है, जिसमें यह पूछा गया कि बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? इसका राइट आंसर होगा 16 बिहार से राज्यसभा के लिए सदस्य निर्वाचित होते हैं। प्रश्न नंबर 156 है, इसमें पूछा गया कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा के लिए अगर सदस्य बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु हमारी 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न नंबर हमारा 157 है, इसमें यह पूछा गया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष। प्रश्न नंबर अब 158 है, इसमें पूछा गया कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्ति होते हैं और नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? इसका राइट आंसर है 2 वर्ष के पश्चात जो राज्यसभा के 1/3 सदस्य हैं उनको वह अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनकी जगह नए 1/3 सदस्य उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 159 है, इसमें पूछा गया कि राज्यसभा में गणपूर्ति मतलब कि कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 25, मतलब कि जो हमारी कुल राज्यसभा में संख्या है 250 उसका 1/10 भाग। प्रश्न नंबर हमारा 160 है, इसमें पूछा गया है कि किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष या फिर सभापति होता है वह हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं जो कि उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 161 है, इसमें यह पूछा गया है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, मतलब कि कैसे चुना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। प्रश्न नंबर 162 है, इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति जब कार्य संचालन करते हैं जब राज्यसभा के सभापति अनुपस्थिति या फिर किसी कारणवश छुट्टी में हैं। प्रश्न नंबर हमारा अगला है, इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के जो उपसभापति है उनका चुनाव करते हैं। प्रश्न नंबर अब अगला है, इसमें पूछा गया कि राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता क्या कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर अब 165 है, इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? इसका राइट आंसर होगा BS रामादेवी राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। प्रश्न नंबर हमारा 166 है, इसमें पूछा गया है कि हिंदी साहित्यकार जो राज्यसभा का सदस्य थे, इसका राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर जो कि हमारे बिहार के कवि हैं। वो हिंदी साहित्यकार के प्रथम कवि ऐसे हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे। प्रश्न नंबर हमारे 167 है, इसमें पूछा गया है कि खिलाड़ी जो कि राज्यसभा के सदस्य थे, इसका आंसर होगा सचिन तेंदुलकर, MC मैरी कॉम, नवजोत सिंह सिद्धू और दारा सिंह। ये ऐसे खिलाड़ी थे जो कि राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। प्रश्न नंबर अब 168 है, इसमें पूछा गया कि प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय कौन राज्यसभा के सदस्य थे? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन पे बेहद गौर करिएगा। इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल तथा मनमोहन सिंह। प्रश्न नंबर 169 है, इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा की एकांकित शक्ति के अंतर्गत आती है? इसका राइट आंसर है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। प्रश्न नंबर 170 है, इसमें पूछा गया कि संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को
किसका अधिकार प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का अधिकार प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 171 है, इसमें पूछा गया है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त करने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना होता है? इसका राइट आंसर होगा 14 दिन के भीतर लौटाना पड़ता है। प्रश्न नंबर अब अगला है 172 है, इसमें यह पूछा गया कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन मतलब कि राज्यसभा उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके, मतलब 14 दिन। इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर हमारा 173 है, इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। इसका राइट आंसर होगा अध्यक्ष के निर्वाचन में, क्योंकि जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि उस सदन के सदस्य होते ही नहीं, तो फिर उनका निर्वाचन में जो राज्यसभा होती है वह अध्यक्ष के निर्वाचन में कोई भूमिका नहीं निभाती है, लेकिन उपाध्यक्ष के निर्वाचन में या फिर उपसभापति के निर्वाचन में राज्यसभा के सदस्यों की भूमिका होती है। प्रश्न नंबर अब हमारा 174 है, इसमें यह पूछा गया कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 14 दिन। और आज के वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 175, इसमें पूछा गया कि राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह तक राज्यसभा किसी सामान्य विधेयक को अधिकतम रोक सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नागरिकता और संसद से संबंधित, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और दोस्तों, इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिए और वहाँ से PDF फाइल को डाउनलोड करके या पूरी PDF को अवश्य पढ़िए, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।